हाँ, तो अपने आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ यानी कि इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस पढ़ ली थी, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टॉपिक होगा ये, लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। और आज अपन पढ़ेंगे एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस, ठीक है, यानी कि बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ, ठीक है। तो एग्जाम में अगर बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ आपसे पूछ ले तो आपको सबसे पहले ये बात लिखनी है। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, बाह्य विवर्तनिक शक्तियों बारे में नॉलेज करवा दूँ कि जो हवा से, नदियों से, जो आपस में चट्टानें कट कट के पिस के रेगिस्तान बन जाती है, ठीक है, मतलब मरुस्थल बन जाती है, डेजर्ट बन जाती है, वो सब सिंपली यानी कि कार्य करने की विधि के आधार पर बाह्य विवर्तनिक शक्ति। अच्छा, दो तो टाइप है इसके, हाँ, दो भागों में बांट के अपन इसकी स्टडी करेंगे। कार्य करें यानी कि बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ वर्क द एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है अपक्षयण की शक्तियाँ यानी कि वेदरिंग फोर्सेस, ठीक है। अपक्षयण की शक्तियों के मतलब क्या आता है कि अपक्षयण की शक्तियाँ चट्टानों को तोड़कर मिट्टी में बदलने के लिए प्रयासशील रहती हैं, ठीक है। मेरी बात समझना, अपन क्या पढ़ रहे हैं, बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ, एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस, वो दो तरह की है, वेदरिंग फोर्सेस और दूसरी इरोजन फोर्सेस। इरोजन का मतलब कटाव होना, ऑटोमेटिक पानी से कटाव होना, हवा से कटाव होना। तेज़ हवा लगातार अगर चले तो बड़े बड़े पहाड़ भी कटने से लग जाते हैं, इस चीज़ का पता होना चाहिए आपको। पत्थर भी हवा से कट जाता है, तेज़ हवा चल रेगुलर चलने से, ठीक है। तो ये भी हैं और ये पानी से कटते हैं। वैसे ही वेदरिंग के अंदर क्या होगा, जैसे कि ज़्यादा बारिश आ गई, ठीक है, भूकंप आ गए, ऐसी चीज़ें। तो इसमें पढ़ेंगे अपन सूर्य की गर्मी हो गई, वर्षा हो गई, पाला पड़ गया, या कोई भौतिक रूप से चट्टानें आग को आपस में तोड़ती रहती। कौन? सूर्य की गर्मी, वर्षा और पाला पड़ जाना। पाले का मतलब होता है ज़्यादा ठंड पड़ना, बहुत ज़्यादा, सर्दी में पाला पड़ जाता है, तो भौतिक रूप से इन सब की वजह से तोड़ती रहती है। यानी कि द वेदरिंग फोर्सेस ट्राइज टू ब्रेक द रॉक्स एंड चेंज देम इनटू सॉइल, ठीक है। सन हीट, रेन, फ्रोस्ट एंड फिजिकली ब्रेक्स द रॉक्स, ये सब रीज़न है। इस वजह से जो चट्टानें होती है वो टूट के सोइल बन जाती है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है, बड़ी बड़ी रॉक्स, ठीक है। दूसरी बात, दिन में सूर्य की गर्मी पाकर चट्टानें फैलती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य की गर्मी पाकर चट्टानें फैलती है और रात में ठंडी होकर सिकुड़ती है, ठीक है ना। देखो, गर्मी से तो फैलेगी और ठंड से सिकुड़ेगी। ड्यूरिंग द डे टाइम द रॉक एक्सपेंड्स बाय द हीट ऑफ द सन एंड ड्यूरिंग नाइट इट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी सिकुड़ेगी इट बाय कूल इट डाउन, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर है बार बार फैलने में सिकुड़ने से चट्टानें कमज़ोर होकर टूटने लग जाती है, बड़ा कारण है, ठीक है, कि बार बार अगर ये इस तरीके से सिकुड़ेगी, फैलेगी, सिकुड़ेगी, फैलेगी, सिकुड़ेगी, तो बार बार होने से वो कमज़ोर होकर टूटने लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक लाइन नहीं लिखी मैंने हिंदी इंग्लिश के अंदर, ये जो लाइन लिखी ना अपने इंग्लिश में कि बार बार फैलने सिकुड़ने से चट्टानें कमज़ोर होकर टूटने लगती है, यानी कि बार बार सिकुड़ेगी, तो ये इंग्लिश वाले यहाँ से एक लाइन यहाँ पर गायब है, यहाँ इसके आगे, ठीक है, इसके आगे आपको ये लाइन लिखनी है। बाय रिपीटिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द रॉक्स बिकम वीक एंड ब्रेक्स डाउन, ठीक है। बार बार ये सिकुड़ना और फैलना जब होता रहेगा तो चट्टानें क्या करेगी, कमज़ोर हो जाएगी और टूटने लग जाएगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में देखो, आपने ये भी देखा होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखो मैं फिर बता दूँ, थ्योरेटिकल चैप्टर था, 6 नंबर का चैप्टर था, लेकिन अगर मेरी रिकॉर्डिंग आपने पढ़ाई करी तो इन नोट्स से बाहर कुछ नहीं जाएगा। बताओ, इतने ऑथेंटिक नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, फिर भी आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपकी गलती है। बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। होता क्या है, तुम स्टूडेंट हो, बच्चे हो भी, तुम क्या सोचते हो, तुम ये तरह तरह के इधर उधर घूमते फिरते हो, तो आपको कहीं पर भी कोई कह देता है कि नहीं नहीं देख ये भी पढ़, मैंने इतना बड़ा आंसर लिखा, ये लिखा, तो भाई वो आंसर पूरी बुक पढ़िए, फिर पूरी बुक लिख के आ जाना। फिर पूरी बुक से पेपर थोड़ी ना आता है, पेपर तो 2.5-3 घंटे में पेपर हो जाना चाहिए, उतना सा पेपर आता है पूरी बुक में से। तो मतलब क्या छोड़ना है वो मैटर बहुत ज़रूरी करता है, समझ पा रहे हो ना आप। और वो मुझे पता है, आप मेरे पर विश्वास करके आपकी बातें समझनी है कि इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा, इतना हो जाए वो बड़ी बात है। आपको खुद सोचो अपने आप कि क्या मुझे वाकई इतना याद है, समझ पा रहे हो ना। उसके बाद फिर कुछ एक्स्ट्रा सोचो, पहले ये तो करो। तो ध्यान रखना, ये लाइन आपको लिखनी है। इसके बाद में ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पर 1 मार्क्स में, कि रेगिस्तान में पहाड़ नहीं होने का क्या कारण है। जो रेगिस्तान होते हैं, प्लेन जो होते हैं, डेजर्ट जो होते हैं, उन डेजर्ट में माउंटेन क्यों नहीं होते, क्या कारण है। तो कारण ये है कि रेगिस्तान में पहाड़ नहीं होने का कारण ये है कि वायु की अपक्षयण शक्ति को माना जाता है, वहाँ तेज़ हवाएं चलती है, और जहाँ तेज़ हवाएं चलती है वहाँ पहाड़ नहीं बना करते, प्लेन रहेगा वो, ठीक है। तो ध्यान रखना, वायु की अपक्षयण का मतलब कटने वाली शक्ति, जो काटती है,
ज़मीन को काटती है। द रीज़न फॉर नॉट फाइंडिंग ए माउंटेन इन द डेजर्ट, वो रीज़न ये है, इज़ द वेदरिंग फोर्स ऑफ एयर, इज़ द वेदरिंग फोर्स ऑफ एयर। ये ध्यान रखना 1 मार्क्स में अगर आ जाए तो। फिर अगला है, अपक्षीण शक्ति ने रेगिस्तान के पहाड़ों को रगड़ कर, क्योंकि वो रोजाना हवा चलती है, कट कट के रगड़ कर रेत बना डाला। ठीक है, यानी कि द वेदरिंग फोर्सेस रिड्यूस्ड द डेजर्ट माउंटेन्स एंड कन्वर्टेड दैन इनटू डेजर्ट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर है पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव जैसी जैविक शक्तियां भी अपक्षीण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल फोर्सेस लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड मैन ऑल्सो प्ले मेजर रोल इन वेदरिंग। ये भी, इनका भी सबका रोल रहता है, आपको पता है, चाहे मानव हो, चाहे जीव जंतु हो, पेड़ पौधे, सब अपक्षीण का काम करते हैं, सब वेदरिंग फोर्सेस का काम करते हैं। ठीक है, सिंपल है। और फिर है, ये क्वेश्चन बनेगा एक, ये अलग से क्वेश्चन, अलग से क्यों लिख लो बोले यहाँ पर क्यू का मतलब क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपके पीछे क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान रखना, बुक के पीछे क्वेश्चन में दे रखा है, ये बॉक्स में जो मैंने बंद किया है। क्वेश्चन ये है कि एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस का जो फर्स्ट पार्ट है, वेदरिंग फोर्सेस, अपक्षीण की शक्तियों का, वेदरिंग फोर्सेस का एग्रीकल्चर में, कृषि में क्या योगदान है, कृषि में क्या इंपॉर्टेंस है इनका, समझ गए क्या? वो देखो, वो ये है कि कृषि के लिए मिट्टी, आपको पता है कृषि कहाँ होती है, मिट्टी में। तो ये अपक्षीण शक्तियाँ क्या करती है, ये पहाड़ों को, मैदानों को रगड़ के, पहाड़ों को, माउंटेन्स को रगड़ के रेत बना देती है। और एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए रेत ज़रूरी है। इसका मतलब इस अपक्षीण की शक्तियों का एग्रीकल्चर में, कृषि में बहुत बड़ा योगदान है, रेत अवेलेबल करवा रहे हैं वो। ठीक है, यानी कि कृषि के लिए मिट्टी को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और मिट्टी का निर्माण अपक्षीण की शक्तियों द्वारा ही होता है। सोइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द फोर्सेज ऑफ वेदरिंग। और ये वेदरिंग फोर्स, वेदर फोर्स की वजह से तो बन रही है मिट्टी, बिल्कुल सही है। और अनेक प्रकार के कृषि के लिए मैदानों के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैदान बना देती है प्लान, और प्लेन जब मैदान बना देगी तो वहाँ पर खेती हो जाएगी। यानी कि देयर रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन्स फॉर एग्रीकल्चर इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और फिर आपने ये भी देखा होगा, अनेक प्रकार के रसायन अपक्षीण के कारण ही चट्टानों से बाहर आते हैं, कि जैसे ही चट्टानें टूटती हैं, रॉक्स टूटती हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा केमिकल्स निकलते हैं, रसायन निकलते हैं, और वो केमिकल रसायन बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स कम्स आउट इन ऑफ द रॉक्स ड्यू टू वेदरिंग। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर हैं अपरदन की शक्तियाँ, इरोजन फोर्सेस। इसका मतलब सिंपली इरोजन का मतलब होता है कटाव, कटना। ठीक है, तो कटाव किससे हो सकता है? वायु से हो सकता है, मतलब हवा से हो सकता है, जल से हो सकता है, बर्फ से हो सकता है। वायु, जल व बर्फ पृथ्वी पर पाए जाने वाले 3 ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान को बहते रहते हैं। एयर, वाटर एंड स्नो बताऊंगा अभी। are 3 such substances found in the earth, found on the earth, which flows from one place to another in large quantities। देखो, आपने देखा होगा तेज हवाएं चलती हैं तो अपक्षीण का काम करती है, कटाव का काम करती है। डन। वाटर तो जानते ही, पानी बहा के पता नहीं क्या क्या पूरे गड्ढे से गड्ढे बना देती है, लहरें बना देती है, बहुत ज़्यादा ज़मीन का कटाव होता है। स्नो, जो हिमनद है, ग्लेशियर है, पिघलते हैं, बर्फ़ पिघलता है, तो वहाँ से भी कटाव होता है, क्योंकि वो फिर थोड़ी देर में पानी बन जाते हैं, और फिर वही मतलब बर्फ़ से पानी बन के कटाव होना, बात स्नो की चलेगी, ये भी ज़रूर ध्यान रखना। तो ये बहुत बड़ा, इनके बहाव में अत्यधिक शक्ति होती है, तो बहुत प्रेशर होता है इनमें, और इनके मार्ग में आने वाली बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर या संरचनाएं टूट कर बहती चली जाती है। ठीक है, तो ये इरोजन का कारण है। तो लिखना आप कि देयर इज फोर्स इन देयर ड्रिफ्ट। ठीक है, देयर इज फोर्स इन देयर ड्रिफ्ट, द लार्ज स्ट्रक्चर विच कम इन देयर वे ब्रेक्स एंड फ्लो अवे, और बहते चले जाते हैं, ध्यान रखना। अब मैंने ये तो टॉपिक अपना बाह्य यानी एक्सटर्नल और इंटरनल खत्म हो गया, फिनिश हो गया। फिर 2-3 छोटे मोटे क्वेश्चन लिए अपन ने। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि विवर्तनिक प्लेटें पाई कहाँ जाती हैं, कहाँ मिलती है, वेयर आर टेक्टोनिक प्लेट्स फाउंड। तो आपको लिखना है विवर्तनिक प्लेटें पृथ्वी की सतह पर,
मतलब अर्थ के सरफेस पे ही पाई जाती है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन ध्यान रखना। टेक्टोनिक प्लेट्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो आपको ये लिखना है कि धरती की सतह के चारों ओर गैसों का आवरण पाया जाता है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये हमारा अर्थ है, यहाँ हमारे चारों ओर बहुत ज़्यादा गैसों का आवरण पाया जाता है। वो जो गैसों का चारों ओर आवरण पाया जाता है वो वायुमंडल कहलाता है, यानी कि एक कवर ऑफ डिफरेंट गैसेज इन फाउंड अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। और फिर विंड, वेरी इंपॉर्टेंट। विंड मतलब पवन, पवन या हवा किसे कहते हैं। पवन, सोचा था कि आपने कभी ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कि अधिक दाब वाले स्थान से, ध्यान रखना, अधिक प्रेशर वाले स्थान से वायु कम प्रेशर या दाब वाले स्थान की ओर बहने लगती है, बहती हवा को पवन कहते हैं। बस पूरा लिखना है लेकिन, यानी कि हमेशा हवा है ना वो अधिक दाब वाले ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर बहती है, ध्यान रखना। और जो बहना है वही हवा है, पवन है। द एयर स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर, फ्लोइंग ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। फ्लोइंग इज एयर कॉल्ड विंड, ध्यान रखना। 1 मार्क्स में विंड की डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो काफ़ी इजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन पर ज़रूर ध्यान दिया करो, क्योंकि इनके आंसर अपन को आते ज़रूर, लेकिन लिख के कैसे आना है वो पता नहीं चलता और मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। मेरे साथ के साथ आप नोट्स बना रहे होंगे, नहीं बना रहे तो फिर वो आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमेशा नोट्स बनाने से हैंड राइटिंग अच्छी होगी, आपकी लिखने की स्पीड बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। ओके, हाँ, तो ऐसे देखो मैंने बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। वो इस तरीके से हैं, क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये आ जाए कि मानसूनी हवाएं क्या हैं या मानसूनी हवाएं कब आती है, समझ गए, तो आपको आंसर ये लिखना है। या फिर मानसूनी हवाएं किसे कहते हैं, तो आपको आंसर ये लिखना है कि भूमि पर कुछ हवाओं की दिशा सदा समान नहीं रहती। द डायरेक्शन ऑफ सम विंड्स ऑन लैंड इज़ नॉट ऑलवेज द सेम। आपको भी पता है हवाएं कभी तेज़ चलती है तो कभी स्लो चलती है तो कभी बिल्कुल नहीं चलती, तो मतलब स्पीड हमेशा सेम नहीं रहती, ठीक है। ऋतुओं के अनुसार इनकी दिशा भी बदलती रहती है। आपने सुना होगा आज पूर्वाई है, आज दक्षिण से हवा आ रही है, आज पश्चिम से हवा आ रही है, मतलब साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट किधर से भी हवाएं आती रहती है, डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं। देयर डायरेक्शन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सीजन, और सीजन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, ये इसी वजह से, सीजन की वजह से दे आर कॉल्ड एज मॉनसून विंड्स, इसीलिए अपन उनको मॉनसून विंड कहते हैं। कि मॉनसून हवाएं कब चलती है, जब पूर्वाई चलती है तो बारिश होती है, ऐसा माना जाता है, तो पूर्वाई हवाएं जब चलेगी तो मॉनसून आता है। ये कुछ बातें हैं। तो ऋतुओं के अनुसार इनकी, सीजन के अनुसार इनकी दिशा बदलती रहती है, इस कारण इन्हें मानसूनी हवाएं भी कहते हैं। ध्यान रखना, बुक की थ्योरी में बहुत सिलेक्टेड किए हुए क्वेश्चन है आपके लिए, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है। फिर नोट, हवाएं गर्मियों में 6 महीने, ये नोट का मतलब जितने भी मैं नोट लिखता हूँ वो अलग से क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में कैसे भी आ सकते हैं डायरेक्ट। हवाएं गर्मियों में 6 महीने समुद्र से धरती की ओर, ध्यान रखना 6 महीने समुद्र से धरती की ओर चलती है, कब, सर्दियों में समुद्र में, और ग्रीष्मकाल मानसून का कारण बनती है। सर्दियों में नहीं, वैसे ही मान लो कि हवाएं गर्मियों में 6 महीने समुद्र से धरती की ओर चलती है, और यही कारण है कि जो गर्मियों का जो मानसून आता है वो उसका रीज़न है, वो बनती है। फॉर 6 months इन समर द विंड्स ब्लोस फ्रॉम द ओशियन टू द लैंड एंड बिकम्स द कॉज ऑफ समर मानसून, ठीक है। यह कारण वेरी इंपॉर्टेंट है कि गर्मियों में मानसून आने का क्या कारण है कि हवाएं 6 महीने समुद्र की ओर, समुद्र से धरती की ओर चलती है, इस कारण गर्मियों में मानसून आता है, 1 मार्क्स में। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मैंने यहाँ से बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। 1, ये भी क्वेश्चन 2, 3, 4 और ये 5। अगर 5 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए तो चक्रवात यानी कि साइक्लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना, इस बात को दिमाग में फिट कर लो। पहला है चक्रवात बनने का क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर मेकिंग साइक्लोन, या फिर साइक्लोन बनने के क्या कारण है। तो साइक्लोन बनने के कारण है असमान वेग की हवाएं, ध्यान रखना, इरेगुलर स्पीड विंड्स कॉल्ड साइक्लोन्स, यानी कि जो असमान वेग की, असमान वेग का मतलब कभी कम तो कभी ज़्यादा, बहुत कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा
तो असमान वेग की हवाओं के कारण चक्रवात बनते हैं। इरेगुलर स्पीड विंड्स कॉल्ड साइक्लोन्स, 1 मार्क्स में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाना 100%, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये क्वेश्चन नोट मैंने जो लिखा हुआ अलग से पूछा जा सकता है। ध्यान रखना कि जब साइक्लोन चलता है, जब चक्रवात चलता है, तो उसमें हवाएं सीधी नहीं चलती। हवाएं, एयर जो विंड है वो सीधी नहीं चला करती, सीधी नहीं चलकर एक वृत्ताकार, ध्यान रखें, ऐसे गोल, ऐसे भगुलिया जानते हो, गाँव में भगुलिया आता है, हवा के अंदर जो एक ही जगह पॉइंट बनता है, उस तरह के साइक्लोन होता है ये, इज लाइक भगुलिया। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो जो भगुलिया अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड होता है उसका, वो एक पॉइंट पर आपने कभी देखा होगा ऐसे मिट्टी उड़ती रहती है कि पॉइंट पर, वो भगुलिया जो भगुलिया होता है वो यही इज लाइक साइक्लोन है। ठीक है, तो हवाएं सीधी नहीं चलती, गोल वृत्ताकार चलती है, सर्कल की शेप में चलती है, और एक सेंटर पॉइंट होता है, केंद्रीय बिंदु की ओर बढ़ती जाती है, पॉइंट को कवर करते हुए आगे देखना, कभी उसको नोटिस करना, ऐसे ऐसे उड़ता रहेगा, घूमता रहेगा, लेकिन एक पॉइंट पे घूमेगा। यानी कि इन द साइक्लोन द विंड्स डू नॉट मूव स्ट्रेट, ध्यान रखना, इट मूव्स टूवर्ड द सेंट्रल पॉइंट इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ में एक सेंटर पॉइंट पर बनता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं जो आपकी बुक के पीछे दे रखा है कि केंद्र पर वायुदाब कम हो जाने के कारण कैसी हवाएं चलती है। विच टाइप्स ऑफ विंड्स अराइज ड्यू टू द डिक्रीजिंग एयर प्रेशर इन द सेंटर। जब केंद्र पर या सेंटर पर असमान हवाएं, वो कैसी हवाएं चलने की वजह से क्या क्या होता है, वायुदाब कम हो जाने से हवाएं उत्पन्न होती है, तो वो होती है चक्रवात हवाएं। ध्यान रखना, अगर सेंटर पर प्रेशर कम होगा, अगर सेंटर पर एयर प्रेशर कम होगा केंद्र पर, तो हमेशा साइक्लोन विंड्स यानी कि चक्रवात हवाएं चलती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है जो चक्रवात है, ये भी क्वेश्चन नोट में आ सकता है। जो चक्रवात का घेरा है, जो ऐसा गोल घूमता है जो साइक्लोन, वो घेरा या सर्कल वो कितना एरिया कवर करता है, तो 400 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर तक। चक्रवात का घेरा 400 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर तक का होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है, द एरिया ऑफ साइक्लोन रेंजेस फ्रॉम 400 किलोमीटर टू 3000 किलोमीटर्स। ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर साइक्लोन से आ सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन साइक्लोन अराइव्स, क्या होगा जब साइक्लोन आ जाए, या फिर साइक्लोन के आने का, चक्रवात के आने से क्या होता है, क्या क्या कुछ घटित होता है। तो 3-4 बातें वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सिलेक्ट करेगा आपके लिए, पूरी थ्योरी पढ़ना पड़ता है तब जाके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। थोड़ी तबीयत अभी उतनी अच्छी नहीं हुई, धीरे धीरे सुधार हो रहा है तबीयत में, तो अपन आज इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन इन चीज़ों को आपको साथ के साथ पढ़ते हुए रहना है। ठीक है, तो देखो चक्रवात आने का क्या होता है कि चक्रवात के कारण क्षेत्र के मौसम में एकदम परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, होता है क्या, मौसम बिल्कुल बदल जाता है। ड्यू टू द साइक्लोन द वेदर ऑफ दैट एन एरिया चेंज कम्प्लीटली। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तेज़ हवा के साथ घनघोर वर्षा होती है, सब सिंपल है। तेज़ हवा चलेगी तो आपको तब बहुत तेज़ घनघोर बारिश होगी, बादलों की तेज़ गरज, सुने कि बादलों गड़गड़ाहट होती है, बहुत तेज़ गरज होती है, और बिजली की चमक, भय मतलब डर का कारण बन जाता है। ठीक है, पेड़ टूटते हैं, छप्पर उड़ जाते हैं, बिजली गुल हो जाती है, और बिजली गुल हो गई, गुल का मतलब चली गई, तो ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है। मामूली मौसम खराब होते ही लाइट काट ली जाती है। ठीक है, तो बिजली गुल होने से सामान्य जीवन बाधित होता है। वेरी इजी है, बहुत सारे मन से लिख सकते हो कि विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स देयर इज ए हैवी रेनफॉल होगा, द हैवी थंडर ऑफ क्लाउड्स एंड लाइटनिंग जनरेट्स ए फीलिंग ऑफ फियर, तो डर सा माहौल हो जाता है जब बिजलियाँ गड़कती है। और ट्रीज आर अनरूटेड, अनरूटेड मतलब उखड़ जाते हैं, एंड रूफ्स ऑफ हाउसेस फ्लाई अवे, जो छप्पर हैं, घरों की जो छतें हैं उड़ जाती है। कौन सी, कच्चे जो छत होते हैं, झोंपड़पट्टियाँ जो होती है, छपरे वो जब होते हैं। ठीक है, और नॉर्मल लाइफ इज इंटरप्रेटेड ड्यू टू पावर फेलियर, और नॉर्मल लाइफ जो है वो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ी नींद प्रॉपर नहीं होने की वजह से अभी पूरी प्रॉपर तरीके से मैं एकदम ठीक नहीं हुआ हूँ, थोड़ी तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आपको प्रॉपर तरीके से नींद लेनी चाहिए, नींद लेते रहो और स्टडी करते रहो, टुकड़ों में सो, चाहे उठो सो जाओ, पढ़ते रहो, लेकिन आपको टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे सफलता देखना कदम चूमेगी, एक दिन जिस दिन सफलता मिलेगी उस दिन बहुत आप खुश होंगे। ठीक है, ओके।